का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर। दुनिया भर में बढ़ रही है भारतीयों की धाक। वैसे तो इसे साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जानना ही चाहते हैं तो कुछ डेटा मैं आपको बताऊं और जाकर आप खुद देखें कि फॉर्च्यून 500 कंपनी की लिस्ट में किस तरह का एक्शन भारतीयों की तरफ से आपको दिखेगा। 10% से ज़्यादा सीईओ, यानी कि 500 में से 50 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी है जो भारतीय मूल के सीईओ आपको मिलेंगे। लिस्ट बड़ी लंबी है। आप सिर्फ बस इतना जान लीजिए, इतना समझ लीजिए कि दुनिया की दिग्गज कंपनियों का 4 लाख करोड़ डॉलर, मैं रुपए नहीं कह रहा हूँ, डॉलर, 4 लाख करोड़ डॉलर का कारोबार हिंदुस्तानी सीईओज के हाथों में है। अमेरिका में 70% H-1B वीज़ा भारतीयों को जारी किया जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा दुनिया भर के कई हिस्सों में बढ़ रहा है भारत का प्रभाव। अब सवाल ये है कि भारतीयों के हाथों में दुनिया की दिग्गज कंपनियों की कमान है क्यों? ग्लोबल पॉलिटिक्स, यहाँ पर भी भारतीयों का दबदबा बढ़ रहा है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर भी भारतीय छाए हुए हैं। हर जगह कैसे बढ़ रहा है भारतीयों का मूल वर्चस्व? यही आज की हमारी एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स की खास पेशकश है, एक नए अवतार में। और हर महीने इस शो को करने के लिए, हमें गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं अजय बग्गा साहब, एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन और ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अजय सर बोलूं या बग्गा सर बोलूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है और उसी कन्फ्यूजन से ये शो का कॉन्सेप्ट आया दिमाग में। हमारे एक और जाने माने भारतीय मूल के अजय बंगा साहब हैं जी, जो पहले मास्टर कार्ड के सीईओ थे। अब उन्हें वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने नॉमिनेट किया है और बधाइयों का सिलसिला और तांता लग चुका अजय बग्गा साहब के लिए। और लोगों को, हमारे दर्शकों का प्यार है कि उन्हें लगा कि बग्गा साहब बनने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के सीईओ। और सबसे बड़ी बात सर, आपको इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, सब दर्शकों को लगता है कि आप उसके काबिल हैं, लायक हैं, और बधाई इसीलिए आ रही है। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने यही कहा जब मैंने कहा कि देखिए सोशल मीडिया पे इतना है, व्हाट्सएप पे इतना है, बोले कोई ऐसा नहीं कह रहा कि आप डिजर्व नहीं करते। तो ये एक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। मैं बहुत ह्यूमिलिटी से हाथ जोड़ के सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बट मैं अजय बांगा नहीं हूँ। अजय बांगा जी हमारे साथी थे, आपने साथ में काम किया है? साथ में काम किया है। बहुत ही एक दिलचस्प आदमी है और बहुत, आई थिंक जो उनको डिफाइन करता है एम्पैथी और ह्यूमिलिटी, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है और बहुत पॉपुलर थे। सिटी बैंक के दिनों में भी हमारे बहुत पॉपुलर थे। 1981 में IIM अहमदाबाद से उन्होंने MBA किया है, नेस्ले के लिए काम किया, फिर सिटी बैंक के लिए काम किया, फिर मास्टर कार्ड के CEO बने। और बहुत किस्से थे अनिल जी, क्योंकि 1994 में जब इन्होंने सिटी बैंक ज्वाइन किया तब हम इकट्ठे काम करते थे। मैं ब्रांच मैनेजर था यहाँ बॉम्बे मेन ब्रांच का, और पत्र तो एक दूसरे को बहुत आते रहते थे, ईमेल्स आ जाते थे। कभी मैं सोचा था मेरा ओहदा बहुत बढ़ गया कि ये जॉन रीड जो चेयरमैन थे उनकी कमिटी में मेरे को डेटा आ गया। तो बोला ये क्या चल रहा है, फिर पता लगा अजय बांगा का डेटा था। बट उसमें काफी हास्यजनक घटनाएं भी हुई। इनके बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, उनकी फीस मेरे को डेबिट हो गई और 1996 में मेरी शादी हुई और देखा ये डेबिट आ रहा है। और मेरी वाइफ भी बैंक में थी तो वो स्टेटमेंट निकाल रही थी, बोले ये किसके बच्चे हैं, कितनी शादियां हैं। तो और जब हमारी शादी भी हुई तो अजय बांगा और मेरी वाइफ को कॉमन मार्क करके लोगों ने कहा विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो इनकी पत्नी का नाम रितु था, वो भी आर बांगा थी, मेरी वाइफ आर बग्गा। तो बहुत उसमें दिलचस्प कहानियां, बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला। जी, एक चीज बताएं सर, आज वो मास्टर कार्ड के सीईओ रहे लंबे समय तक और अब नॉमिनेट हुए हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को। क्या खास क्वालिटी आपने बंगा साहब में देखी जिसकी वजह से वो यहाँ पहुंचे? देखिए, एक बारी मैंने उनसे सीधा पूछा भी था कि अब मिलते थे, जब भी हिंदुस्तान आते हैं हम ज़रूर मिलते हैं, कोशिश रहती है पुराने सब लोग मिलें।
आज जैसे कल शाम को एक न्योता आया जयी राव साहब जो हमारे सिटी बैंक के हेड वाले जो हाँ एम्फेसिस जिन्होंने बनाया, पहले हमारे सिटी बैंक के कंट्री हेड थे, उनके साथ काम शुरू किया मैंने। आज वो शाम को ब्रीच कैंडी ऑडिटोरियम में महात्मा गांधी पे वक्तव्य दे रहे हैं, किताबें लिखते हैं। मेरे ख्याल से नई किताब भी उनकी आज जारी हो रही है। तो इस तरह से पुराने लोग मिल जाते हैं। बांगा साहब से मैंने एक बार ही पूछा था कि आपका एक चीज बताए, अगर आपको किसी को बोलना है जो शुरुआत कर रहे हैं तो क्या आप बोलेंगे? कहते हैं अगर सीईओ बनना है तो ये वर्क लाइफ बैलेंस, ये जो वॉक सब बोलते हैं, ये चीजें, इसको थोड़ा किनारे रखना पड़ेगा। क्या मैंने एक वीकेंड नहीं मिस किया मैं, और इसका जो सीक्रेट क्या है, काम को ही अपना पैशन बना लो, कि काम से इतना प्यार हो जाए कि लगे ही नहीं काम है, और फिर आप 24 घंटे उसी में लगे हुए हैं। ये नहीं है कि फैमिली को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको क्वालिटी टाइम दीजिए, बट अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो काम तो करना पड़ेगा और उस काम से लगाव रखना पड़ेगा। तो क्या सर ये दुनिया भर में जो भारतीय छाए हुए हैं, विदेशी कंपनियों के, फॉर्च्यून 500 कंपनियों के एकदम टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, स्पेशली टॉप 10 कंपनियों में, क्या ये एक बड़ी क्वालिटी है भारतीयों की कि मेहनत करने से घबराते नहीं हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपना पर्सनल समय भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देते हैं? क्या ये एक बड़ी क्वालिटी जो हमें दूसरों से अलग करती है? बहुत सारे, देखिए मैं भी ये नंबर्स कल देख रहा था आपके इस शो के लिए प्रिपेयर करने के लिए। 8 से 10 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं और सबको मैंने देखा बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत जबरदस्त हार्ड वर्किंग। अब अंशु जैन जो अभी नहीं रहे, डॉइच बैंक के ग्लोबल हेड थे, उनको बहुत नजदीक से देखा मैंने। अच्छा। और पहले भी एक बार मुझे याद है लंदन में था मैं जब फंड चलाता था, और उनका लड़का कोचिंग करता था लॉर्ड्स में, तो एक निजी दोस्त थे साथ में, एक फाइनेंशियल सर्कल तो बहुत छोटे हैं, तो एक आधा दिन बिताने को मिला था उनके साथ जब उनके लड़का कोचिंग कर रहा था। यही दिखा कि ऑलवेज ऑन है, उनका स्विच ऑलवेज ऑन है। और ये सत्य नडेला ने जो अपनी किताब लिखी अनिल जी, बहुत अच्छा उसमें कोट बोला, वो गांधी जी का कोट बोलते हैं, मुझे पता नहीं गांधी जी का है कि सत्य नडेला का है, बट कोट मुझे बहुत पसंद आया। लिव लाइफ एज इफ इट इज द लास्ट डे एंड लर्न इन लाइफ एज इफ यू आर इनफाइनाइटली गोइंग टू लिव। कि हर वक्त सीखते रहिए और काम ऐसा करिए अर्जेंसी के साथ। एक और मुझे याद आ रहे थे, अशोक दत्त थे हमारे जिन्होंने क्रेडिट कार्ड बिजनेस, और भारत में इतना बड़ा 50% सिटी बैंक का मार्केट शेयर था जब अशोक दत्त चलाते थे। कल सिटी बैंक का कंज्यूमर बिजनेस बिक गया। हम सब बहुत इमोशनल थे जिन्होंने अपनी भारी शुरुआत की थी। जयी राव से भी मैं बात कर रहा था रात में। तो अशोक दत्त जो कहते थे कि अर्जेंसी से काम करो, ये टाइम नहीं है हमारे पास। और भारत, वो अमेरिका छोड़ के आए थे, केमिकल इंजीनियर थे, फिर अमेरिका में एमएस करके आए और 1980 में भारत लौट के आए थे। और फिर उन्होंने जयी राव के साथ शुरुआत की इसकी। राणा तलवार आए लौट के सऊदी अरेबिया से। अब देखिए जिस तरह से इन लोगों ने उस टाइम पे हमें सिखाया कि एक तो एजुकेशन तो तय है अनिल जी, एजुकेशन तो सब बहुत माहिर हैं। आप सत्य नडेला देखिए, सुंदर पिचाई देखिए, कोई भी देखिए, सब टॉप क्लास एजुकेशन वाले हैं। और ये भारतीय मूल के लोग अगर आप देखें 79% अमेरिका में ग्रेजुएट है, आम अमेरिकन 40% है। और तनख्वाह हमारी इसलिए 2x है। आम अमेरिकन की तनख्वाह $60,000 है, भारतीय की $130,000 है अमेरिका में, क्योंकि ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा काम करते हैं। और ये अर्जेंसी जो सिखाई, ये बहुत। अच्छा, एक और चीज सर, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारी फैमिली में जो मॉरल वैल्यूज़ हमें सिखाई जाती है, आमतौर पर जो फैमिली वाली फीलिंग बाहर के पश्चिमी देशों में कम है, राइट? वो बच्चों को इंडिपेंडेंट करना ये ज़्यादा जानते समझते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा HUF, फिर खुद की फैमिली जॉइंट हो, ये सारे जो प्लस जो वैल्यूज़ है, क्या ये भी कहीं न कहीं डिफ्रेंशिएट करती है आगे बढ़ने के लिए? मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल दूंगा। कोई ये ना सोचे मैं रेसिस्ट हो रहा हूँ या किसी देश के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने 24/7 पहला फोन बैंकिंग सेंटर की टीम में मैं था। मैंने कहूँगा मैंने लगाया, मैं एक बड़ा हिस्सा था और मेरे लीडर थे। मैं गया सिंगापुर अनिल जी,
जर्मनी गया, ऑस्ट्रेलिया गया, उनको सिखाने के भारत जैसे देश में कैसे लगाया। 100 फोन लाने ही बहुत मुश्किल होते थे, 100 लाइंस आ जाने, और उस वक्त में हमने सिटी फोन बैंकिंग बनाई। सिंगापुर में जो जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा था, मतलब किसी का कार्ड गुम गया, आप क्या करेंगे? बोले कार्ड नंबर चाहिए। बोला लोग कार्ड नंबर लिख के रखते नहीं है, आपको नाम से देखना है। नहीं, मैनुअल ये नहीं कहती, कैन नॉट डू ला, खत्म। भारत में आप हैं सर, आपको नाम याद है, हर तरह का हम सीक्वेंस करके उसका कार्ड पहले बंद करेंगे। जर्मनी में गए, यूनियन ने आके कहा सैटरडे संडे हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो 24/7 आप कैसे चलाएंगे? वो हमने हंगरी में फिर आउटसोर्स किया, वहां से जर्मन कॉल्स होती थी। ऑस्ट्रेलिया में गए, आप मीटिंग नहीं रख सकते 2:30 बजे फ्राइडे के बाद। अच्छा। क्योंकि सब ऑफिस में खुल जाते हैं बियर कैंस। अच्छा। और सब हेड कर रहे हैं और अच्छी तरह से वो एंजॉय करेंगे वीकेंड। अब ये एक तरह से भी अच्छा है, मैं रेसिस्ट नहीं बन रहा हूँ, करेक्ट, बट जो भारतीय मूल के लोग हैं, और ऐसा ही हुआ, मैं न्यूयॉर्क में काम कर रहा था, तो किसी को मैंने बोला, एक इंटर्न ही थी, मैंने बोला वो फोन बज रहा है, ले लीजिए, इफ यू आर सो कंसर्न पिक इट अप योरसेल्फ। अरे वाह। तो ये बहुत, जो हमारा अथॉरिटी है, जो हम हायरार्की है, हलीमियत जो है हमारे में, वो बहुत हेल्प करती है कंपनीज में। इसके साथ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जिंदगी में मैंने किसी को नहीं बोला, मैं खुद ही जाके फोन उठाता था, सीख लिया एक ही बारी में। तो ये हमारा कल्चरल एजिलिटी मैं कहूंगा। एजुकेशन तो है, दिमाग तो है ही, हार्डवर्क भी है, बट कल्चरल एजिलिटी के हम रिस्पेक्ट भी देते हैं, बट हम रेजिलियंट भी हैं, हम अडेप्टेबल भी हैं। ये एजिलिटी जो है, ये भारतीय मूल के लोगों को आगे बढ़ा रही है। पॉलिटिक्स में हो, एजुकेशन भी, अनिल जी 106 लोग थे मेरे बैच में जब हम 1990 में XLRI से पढ़ के आए। अब 6 डीन बने हुए हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। अच्छा। यहाँ ISB हैदराबाद में भी हमारे बैचमेट हैं, हेड। तो ये हार्वर्ड से लेके कहाँ कहाँ भारतीय मूल के लोग हेड बने हुए यूनिवर्सिटीज के, MBA प्रोग्राम्स के। एजुकेशन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। नासा का जब अभी लेटेस्ट हुआ, बाइडेन ने बोला, तो स्वाति मोहन करके थी, भारतीय मूल की, जो एक बच्चे के तौर पे अमेरिका गई थी। और अब देखिए तो 1.6 मिलियन है वीजा वाले, 1.4 हैं जो सिटीजन बन चुके हैं, और 1 मिलियन और हैं, 10 लाख ऐसे हैं जो सेकंड थर्ड जनरेशन इंडियन अमेरिकन हो गए। तो बाइडेन ने जब अपना पद ग्रहण किया, 130 लोग भारतीय मूल के उनके एडमिनिस्ट्रेशन में थे, 130। क्या बात, सोचिए। अच्छा सर, एक चीज़ और, ये तो बात हुई उन लोगों की जो जॉब्स में आगे बढ़े और एकदम टॉप पर पहुंचे, ठीक है। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, और स्पेशली सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में जो पूरा IT हब है, जो मैं डेटा देख रहा था, 25% से ज़्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो भारतीय मूल के लोगों के हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली जॉब करने में, नौकरी करने में आगे, एंटरप्रेन्योरशिप में भी आगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो विदेशों में जाकर या हमारे यहाँ स्टार्टअप्स की जो हो रही है, उसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, एक तो मैं कहूंगा जॉब में भी एंटरप्रेन्योरशिप होती है अनिल जी। अब आप देखिए, मैंने आपको बहुत गहराई से देखा है पिछले 7-8 साल, तो बहुत ही आप जिस तरह से रीइन्वेंट करते रहते हैं अपने आप को, तो कंपनियों के बीच में ही उसको इंट्राप्रेन्योरशिप कहते हैं, कि भाई कंपनी के बीच में ही हम करते हैं। और भारतीय यही हमारा एजिलिटी हो जाता है, क्योंकि आप घर से निकलते हैं, आपको नहीं पता क्या क्या निकलता है। एक हमारे बॉस थे, वो कहते थे आप सोच के चलो कि आज ये 10 चीजें खराब होनी है, एक नहीं, एक होती है तो आप बोलो आज बहुत अच्छा दिन गया। स्पेशली आप कस्टमर सर्विस में हैं, जब आपके सिस्टम डूब रहे हैं, आग लग गई किसी डेटा सेंटर में, इस माहौल में अगर आप इतने रेजिलियंट दिमाग से चलेंगे, सोचिए क्या क्या नहीं कर सकते। तो एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए आ रही है कि अभी मौका मिल रहा है, और ये सक्षम है सारे। ये आप आज सत्या नडेला को कोई कंपनी दे दीजिए, सत्या नडेला जी तो बाहर पहुंचे। मैं कह रहा हूं भारत में ही ऐसे हजारों हैं जो यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप का हम तीसरा बड़ा हो गए हैं, 2-3 साल दीजिए, सबसे बड़ा देश हो जाएगा स्टार्टअप का। क्या बात है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है हमारे खून में। अच्छा सर, अब एक और बात, ये तो चलिए बात हुई उन भारतीयों की जिन्होंने बिजनेस में, इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट्स में, स्टार्टअप्स में, टेक्नोलॉजी में बड़ा नाम कमाया है, लेकिन दूसरे देशों की राजनीति में भी अब भारतीय अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इसकी क्या वजह है?
एक तो शेयर हमारे नंबर्स वो और ये होता था, हम सम्मिलित हो जाते थे सोसाइटी में, सिर नहीं उठाते थे, चुपचाप काम करते रहते थे। अब देखिए अमेरिका के जो मोटेल्स हैं, छोटे छोटे होटल्स, वो सब पटेल्स के हाथ में गुजरात वाले लोगों और वो एक लेते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं कि अगला वाला खरीद लेते हैं, फिर अगला वाला, और सब फैमिली काम करती है। फैमिली कैशियर है, फैमिली वेटर है, फैमिली हाउसकीपर है, फैमिली कुक है, सब वो खर्चे कम करते हैं और खरीदते जाते हैं। वही अब हो रहा है पॉलिटिक्स में। तो क्या हुआ, अमेरिका में सिर्फ एक था, 540 में से एक थे, ये अमी बेरा करके 2012 में। अब एक समोसा कॉकस हो गया, उनको बुलाते ही समोसा कॉकस है। अच्छा। कि 5 हो गए। हाँ। ये प्रमिला जयपाल, अच्छा। रो खन्ना, हाँ। राजा कृष्णमूर्ति, हाँ। और एक नाम तो मैं बहुत ही मिशिगन के हैं, श्री थानेदार नाम ही है, श्री थानेदार। तो थानेदार भी है, मतलब महाराष्ट्र के होंगे और नाम ही श्री है, तो श्रीकांत थानेदार ऐसे कुछ होंगे। तो ये सब मिलके, और ये अमी बेरा अब एक अपने आप को बुलाते ही समोसा कॉकस है। अच्छा। और ये नहीं है कि भारतीय, प्रमिला जयपाल काफी हद तक कश्मीर पे भारत को की निंदा करती हैं, बहुत न्यूट्रल हैं, बट बहुत ही सक्षम है। अब कमला हैरिस का आप देखिए, अगर उनका कैरियर 1964 की बॉन्ड है, मदर तमिलियन ब्राह्मण थी, फादर अमेरिकन थे, अफ्रीकन अमेरिकन। उन्होंने जिस तरह से अटॉर्नी बनी कैलिफोर्निया की, फिर कैलिफोर्निया में इलेक्ट हुई, फिर यूएस सेनेट में इलेक्ट होके आई, जो बहुत ही बड़ी बात थी। 20 साल बाद किसी ने वो कुर्सी खाली की और कमला हैरिस खड़ी होके जीत के आई उधर से, और सारे डिस्ट्रिक्ट जीते उन्होंने। और फिर 2020 में प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई, फिर उन्होंने छोड़ दिया बाइडेन के लिए। जरूर समझौता हो गया होगा, जैसे निक्की हेली ने अभी नाम डाला है, वो ज्यादा है कि वो कमला बन सकें कल। वो ये नहीं है कि निक्की हेली खुद ज्यादा खड़ी होंगी, बट किसी के साथ वो टीम बना लेंगे। तो कमला हैरिस टीम बना के आ गई। आज अगर भगवान ना करे बाइडेन जी को कुछ होता है, तो कमला हैरिस राष्ट्रपति हैं यूएस की। Correct. अब ये किस और देश में पॉसिबल था? एक हमारे नंबर, दूसरा हमारी सक्षमता, तीसरा ये जो पायनियर्स आए, ये जो समोसा कॉकस बन के आया। अब अनिल जी स्टेट लेवल पे तो जो विधानसभा हैं उसमें 50 भारतीय आ गए। ओके। बाइडेन के टीम में 130, जैसे मैंने बोला, 50 भारतीय चुन के आए हैं। बॉबी जिंदल तो थे ही, लुजियाना के गवर्नर थे, रो खन्ना है, इस तरह से गवर्नर भी बन के आ रहे हैं। तो हैं हम 1.5-2% ही पॉपुलेशन, फॉरेनर्स में 6% की पॉपुलेशन है। बट अब जो सेकंड थर्ड जनरेशन आ रहे हैं वो अमेरिकन ही है, भारतीय मूल के हैं बट है अमेरिकन, और वो जो फैमिली वैल्यूज मिल रही है, एजिलिटी मिल रही है, उससे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये हमारे इधर ही नहीं, यूके में भी है, ऋषि सुनक साहब, ऋषि सुनक है, प्रीति पटेल हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, 25-30 एमपी हैं जो भारतीय मूल के हैं। कनाडा देख लीजिए, कनाडा तो भरा ही पड़ा है, डिफेंस मिनिस्टर भी हर वक्त भारतीय। अब वो ट्रेडिशन हो गया है, पंजाबी कैनेडियन डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं। अच्छा, वहाँ ये ट्रेंड ही चल रहा है, ट्रेंड हो गया। और कनाडा तो आप देखिए, टोरंटो, वैंकूवर आप जाइए, पंजाबी जो इलाके हैं वहां पे गुरमुखी में भी लिखे हुए हैं। अच्छा। तो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच और गुरमुखी में साइंस है। अच्छा, क्या बात है। ये तो हम एक जोक करते थे कि बर्मिंघम में कोई ऐसे आके पूछता, कैन यू टेल मी गुरुद्वारा? तो फिर किसी इंडियन ने बोला उसको, भाई यहाँ से जाइए, कैन यू टेल मी दिस टाउन हॉल? तो फिर एक सरदार जी आके कहते हैं, भाई इसको ये क्या पूछ रहा था? तो वो बोलता है, जी ये मतलब नेटिव था ब्रिटेन का, ये यहाँ पूछ रहा है। हाँ, कहता है ये तो फॉरेनर है। क्योंकि हमारी आबादी अब ज्यादा हो गई है। तो ये हो रहा है कि जो लगभग 2.5-3 करोड़ भारतीय बाहर बसे हुए हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है तबका, और कोई प्रॉब्लम नहीं करते, कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं बनते, कोई इस तरह की चीजें नहीं करते, वहाँ की कम्युनिटी में जाके सेटल हो जाते हैं और आराम से काम हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, अब नए सितारे कौन से निकल सकते हैं, क्या हो सकता है, और कौन ऐसे आपको लगता है जो कुछ बड़ा नाम करने की तैयारी में? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। 30-35 की उम्र के तो बहुत सारे हैं, और स्पेशली गूगल वगैरह में तो भरे पड़े हैं, क्योंकि सुंदर और सत्या नडेला ऐसे अब आइकॉन बन गए। सुंदर पिचाई स्पेशली, जिन्होंने ये पूरा आपका गूगल क्रोम में बनाया, सत्या नडेला ने पूरा ये क्लाउड का जो बनाया, सत्या ने बनाया। तो ऐसे बहुत है, बट 3-4 नाम जरूर लूंगा। TS अनिल करके हैं जिनके साथ मैंने काम किया है,
वो मोन्जो करके सबसे बड़ा डिजिटल बैंक है यूके का, उसके हेड हैं। लगभग 50 लाख उनके इन्वेस्टर्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं। टी.आर. रामाचंद्रन है, वीज़ा के साउथ एशिया के हेड हैं। अब आप सोचिए, मेरे 4 लोग जिनके साथ काम किया हुआ है वो भारतीय बैंक्स के हेड हैं। वैद्यनाथन हो गए आईडीएफसी, सिटी बैंक के हैं, श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक, डीसीबी के एमएन मुरली, और डीबीएस बैंक के सेन गुप्ता, सुरजीत सेन गुप्ता। अभी शांतनु मित्रा इसके हेड हैं, अपना तेमासेक के, फुलरटन के। वो उस दिन मिले थे, बोले मैं 4 कंपनियों का सीईओ हूं अभी, क्योंकि वो सुमिटोमो ने खरीद लिया। और वो जापानी इतना खुश हो जाते हैं, भारतीय मूल। मैंने हिटाची में काम किया था, जब ओपीसी में था मैं, हिटाची के साथ था। वो इतने खुश हो जाते हैं भारतीयों को देख के कि उनको अभी 4 चेयरमैनशिप दे दिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं अनिल जी, स्पेशली सॉफ्टवेयर में और बैंकिंग में, एजुकेशन में बहुत है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि जो लोग हमारा शो देख रहे हैं, स्पेशली यूथ, जो नई जनरेशन है, जिनके सामने पूरा लंबा करियर अभी भी पड़ा है, उनके लिए क्या लर्निंग से, क्या लेसन से, वो समझाइए। बहुत सुनहरा भविष्य है, इसको गवाए नहीं, काम करना चाहिए और अर्जेंसी से काम करिए। और टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल मत करिए, कल को मत टालिए। जो काम अभी हो सकता है अभी करिए, आज हो सकता है आज करिए। और जितनी आप अपना स्किल्स बढ़ा सकते हैं, लर्निंग बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन जरूर लीजिए। जो मुझे मिलता है, सब कहते हैं मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, स्टार्टअप बहुत अच्छा है, बट एक एमबीए जरूर कर डालो, चाहे शाम को ही कर डालो, क्योंकि वो जो आपको फॉर्मल लर्निंग आएगी, 40 तरह की चीजें आपको। आप जैसे सीए है अनिल जी, सीए में आप बहुत डीप जाते हैं फाइनेंस में, बट उनका प्रेजेंटेशन स्किल्स इतना अच्छा नहीं है। एमबीए क्या है, इतना डीप नहीं जाते, बट वाइड हो जाता है। और प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको 200-300 प्रेजेंटेशन ऐसे खतरनाक अपने क्लास में करना पड़ता है कि वो रगड़ाई होके, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, अर्जेंसी, एजिलिटी। ये दुनिया बहुत बदल रही है, नौकरियां होंगी नहीं, या असाइनमेंट्स आएंगी या प्रोजेक्ट्स आएंगे। लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट जो हमारे टाइम की थी, वो कंपनियां नहीं दे पाएंगी, वो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट देंगे। तो फ्रीलांस का दिमाग रखिए, बट लॉयल्टी रखिए लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉय की। लॉयल्टी जरूर रखिए, क्योंकि वही फ्रेंड काम आएंगे जब आप ऊपर जाते हैं, जो आपके साथ थे। जब नीचे लौट के आना पड़ता है समिट से, वही लोग मिलेंगे और वही आपके साथ रहेंगे। तो वो नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को रब मत करिए रॉन्ग वे, बुरा मैसेज भी देना है तो बना के रखिए जरूर। ये बात सही है। तो बहुत सारी क्वालिटीज इंटरेस्टिंग बताई आपने। अर्जेंसी के साथ काम करें, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, एजिलिटी रखें, और जिनके साथ आप, जिन एम्प्लॉयर्स के साथ काम करें, उनके साथ लॉयल्टी रखें। और उसके अलावा जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपने पहले कहा, हार्ड वर्किंग होना जरूरी है, और मॉरल और फैमिली वैल्यूज। बहुत मॉरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जेल जाना ही पड़ता है, तो पकड़ा ही जाता है रोज। तो इस तरह से गलत तरीके से पैसा बनाना मत सोचिए, ठीक तरीके से सोचिए। बहुत बहुत ही अपॉर्चुनिटीज हैं। हम बहुत लकी थे अनिल जी, हमारी जनरेशन, आप भी 2-3 साल बाद ही मेरे साथ ज्वाइन किए। हमारी जनरेशन, मनमोहन सिंह के बाद जो बिग बैंग रिफॉर्म्स हुए भारत के, हम तो बहुत ही लकी जनरेशन थे। जो मैंने जब सिटी बैंक ज्वाइन किया, 55,000 सालाना सैलरी थी, और वो टॉप सैलरी थी एमबीए स्कूल्स की डे 1 की। उसके 2-3 साल बाद मैकेंजी वगैरह आए, उन्होंने फिर 4-5 लाख कर दी, और वो सैलरी बढ़ी नहीं 2-3 साल के लिए, क्योंकि लैटिन अमेरिकन क्राइसिस आ गया था। बट उसके बाद जो हमने देखा पिछले 20 साल में, वो दैट ग्रोथ, आवर जनरेशन वाज वेरी लकी। ये जनरेशन बहुत लकी है कि इतना इनोवेशन हो रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। कोई भी हार्डवर्क कर ले और दिमाग वाला कोई भी हो, बहुत सक्सेसफुल होने के बहुत सारे आपकी प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत कुछ सीखने को है आपके, हमारे सबके लिए, और जो बग्गा साहब ने आज आपको इस स्पेशल शो ABF ग्लोबल मार्केट के नए अवतार में बताएं, सिखाएं। आप सब लोग को कैसा शो लगा ये जरूर ट्वीट करके बताइए, और प्लस इसी तरह के कोई और मुद्दे पर आप बग्गा साहब को सुनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम उस पर शो करें, तो वो भी प्लीज़ लिखिएगा। आई एम श्योर बग्गा साहब ढेर सारे हमारे देश के युवा जो हैं
उन्हें आपके ये पूरा आज जो आपने गाइडेंस दिया वो उन्हें बहुत प्रेरित करेगा ज़िंदगी में कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए। अनिल जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी। पूरा इसका श्रेय मैं आपको दूंगा, ये नहीं कि मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 1-2 मिनट बोलना होता है तो ठीक था, मुझे पूरा शो इस पे करना, मैं थोड़ा बौखला गया था जब आपने कहा, बट ये बहुत अच्छी तरह से आपने मेरा हैंड होल्डिंग करके सब पॉइंट्स निकलवा दिए। नहीं सर, हम चाहते हैं कि रोज का खरीदना बेचना, बाय सेल, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये तो चलता रहेगा। कुछ ज़िंदगी के ऐसे लेसन्स भी हैं जो हमें सीखने चाहिए, और आपसे बढ़िया कौन हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। आपने काफ़ी मेहनत भी की इस शो के लिए, काफ़ी तैयारी भी की। थैंक यू सो मच सर। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रायोजक पतंजलि।